अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप भी उस बात से थक चुके हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि बस सिर झुकाकर मेहनत करते रहो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। पर कॉर्पोरेट दुनिया में कई साल गुजारने के बाद एक बात समझ आती है, ये पूरी कहानी नहीं है। कभी कभी तो ये एक झूठ जैसा लगता है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं तो कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ये सिस्टम के सिर्फ एक हिस्से को दिखाता है। आज की हमारी बातचीत किसी को अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि सिस्टम में स्मार्ट कैसे बना जाए। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट दुनिया में कई बार स्मार्ट होना अच्छा होने से ज्यादा काम आता है। आज हम उन्हीं नियमों की बात करेंगे जो किसी मैनेजमेंट स्कूल में नहीं सिखाए जाते। ये मैकियावेली के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो थोड़े कठोर, थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये उस छुपी हुई सच्चाई को उजागर करते हैं जिस पर पूरा कॉर्पोरेट ढांचा टिका है। तो चलिए इस सिस्टम की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये नियम इस बारे में नहीं है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, सही, बल्कि इस बारे में है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। और इसे समझने का पहला कदम है दिखावे के कानून को समझना, यानी द लॉ ऑफ परसेप्शन। मैकियावेली का एक मशहूर कथन है, लोग सच से नहीं दिखावे से फैसला करते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में तो ये बात पत्थर की लकीर जैसी लगती है। 100%। ज्यादातर लोग, जिनमें मैनेजर्स और बॉस भी शामिल हैं, वो इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास हर किसी की असली काबिलियत नापने का समय नहीं होता। या तरीका भी नहीं होता। हाँ, तरीका भी नहीं होता। तो वे एक आसान शॉर्टकट अपनाते हैं। वे उस पर विश्वास करते हैं जो उन्हें दिखता है। आपकी असलियत क्या है ये उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो हमारे स्रोत में भी है, और मुझे लगता है हर ऑफिस में ऐसे लोग मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए 2 कर्मचारी हैं, एक है राहुल और दूसरा विक्की। राहुल सुबह 9 बजे शार्प आता है, अपनी डेस्क पे बैठता है और शाम 6 बजे तक, मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं, पूरी लगन से अपना काम खत्म करता है। वो एक शानदार कर्मचारी है। और दूसरी तरफ है विक्की शायद 10 बजे आता है, लेकिन आते ही सबसे ऊंची आवाज में गुड मॉर्निंग कहता है, हर किसी से 2 मिनट बात करता है। लंच ब्रेक में वो बॉस के साथ बैठकर क्रिकेट पर या पॉलिटिक्स पे चर्चा करता है। काम शायद वो राहुल से कम करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी वो हमेशा महसूस होती है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा तो शाम को होता है। हाँ। जब बॉस घर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। हाँ। तब ठीक उसी समय विक्की एक बहुत जरूरी दिखने वाला ईमेल पूरी टीम को भेजता है, या कोई फाइल लेकर बॉस के केबिन में चला जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी देर तक काम कर रहा है। अब प्रमोशन का समय आता है तो बॉस की नजर में ज्यादा मेहनती कौन है? जाहिर है विक्की। राहुल की मेहनत खामोश है, वो अदृश्य है। बॉस की दुनिया में राहुल मौजूद ही नहीं है, जबकि विक्की हर जगह है। यहाँ एक पुरानी कहावत याद आती है, अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है और उसे गिरते हुए कोई नहीं देखता, तो क्या वो सच में गिरा है? हाँ, तो क्या वो सच में गिरा है? कॉर्पोरेट के लिए जवाब है नहीं। अगर आपकी मेहनत किसी ने नहीं देखी तो वो मेहनत हुई ही नहीं। लेकिन ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि काम से ज्यादा दिखावा जरूरी है? ये तो काम की बेइज्जती हुई। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि काम छोड़कर सिर्फ दिखावा करें। अच्छा। वैसा इंसान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि काम करना समीकरण का सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरा आधा हिस्सा है उस काम को दृश्यमान बनाना, मतलब मेकिंग इट विजिबल। लोगों को लगता है मेरा काम बोलेगा। सच तो यह है कि काम का मुंह नहीं होता। आपको अपने काम का वकील और मार्केटिंग मैनेजर दोनों खुद बनना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब राहुल को सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने काम के बारे में सही लोगों से बात भी करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एक और खतरा है। मान लीजिए राहुल बहुत काबिल है और वो अपना काम सबको दिखाने भी लगता है। मैंने देखा कि ऐसे लोगों पर काम का बोझ और ज्यादा डाल दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से हमारा दूसरा नियम सामने आता है, जो सुनने में बहुत उल्टा लगता है। काबिलियत की सजा, या द पनिशमेंट फॉर कॉम्पिटेंस। ये एक विरोधाभासी सच है कि किसी काम में बहुत ज्यादा अच्छा होना कभी कभी आपके लिए एक जाल बन सकता है। ये कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक्सेल बहुत अच्छी तरह आता है। ठीक है। एक दिन वो किसी की मदद कर देता है, उसे तारीफ मिलती है, वाह तुम तो एक्सेल के जादूगर हो। लेकिन इसके बाद क्या होता है? अगली बार जब भी किसी को एक्सेल में दिक्कत आती है, वो किसके पास जाएगा? उसी के पास। ये तो मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। हाँ, एक बार मैंने ऑफिस का प्रिंटर ठीक कर दिया था,
और अगले 6 महीने तक मैं अनऑफिशियल IT सपोर्ट बन गया था। मेरा अपना काम पीछे छूट जाता था। बिल्कुल, यही है काबिलियत की सजा। क्योंकि आप किसी काम में अच्छे हैं तो वो काम आपकी अघोषित जिम्मेदारी बन जाता है, और वो भी मुफ्त में। सिस्टम ऐसे लोगों को पहचानता है जो हाँ कहते हैं और उनका पूरा फायदा उठाता है। तो इसका समाधान क्या है? तो क्या अपनी काबिलियत छुपानी चाहिए या लोगों को मना कर देना चाहिए? समाधान है स्ट्रैटेजिक इनकॉम्पिटेंस, यानी रणनीतिक अक्षमता। ये सुनने में बहुत नेगेटिव लगता है, लेकिन इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। आपको ये चुनना होगा कि आपको किन चीजों में जादूगर दिखना है और किन चीजों में ठीक ठाक या अनाड़ी दिखना है। अच्छा। अपना 100% सिर्फ उन कामों में लगाइए जो सीधे आपकी ग्रोथ, सैलरी या प्रमोशन से जुड़े हैं। बाकी कामों में औसत दर्जे का प्रदर्शन करना एक स्मार्ट रणनीति है। मतलब ये सीखना कि किस काम को ना बोलना है या उसे इतने साधारण तरीके से करना है कि अगली बार कोई आपके पास आए ही ना। ये तो पूरी तरह से ऊर्जा बचाने का खेल है। बिल्कुल। और ये विचार कि कम मेहनत करके ज्यादा असरदार कैसे बना जाए, ये कोई नया नहीं है। इतिहास में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण मिलता है। 19वीं सदी में एक जर्मन जनरल थे, हेलमुथ वॉन मोल्टके। उन्हें आधुनिक युद्ध रणनीति के सबसे बड़े जानकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने सैनिकों को 4 श्रेणियों में बांटा था, जो आज भी मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा सबक है। अच्छा, ये सुनना चाहूंगी, क्या थी वो 4 श्रेणियां? पहली थी आलसी और बेवकूफ। मोल्टके ने कहा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। दूसरी श्रेणी थी मेहनती लेकिन बेवकूफ। इनके बारे में मोल्टके का कहना था, ये सबसे खतरनाक है, इन्हें फौरन सेना से निकाल दो। 1 मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। मेहनती लोगों को निकालने के लिए क्यों कहा? मेहनत तो एक अच्छी बात है। मोल्टके का तर्क था कि एक मेहनती बेवकूफ इंसान वो गलत काम को भी पूरी लगन और ताकत से करेगा। वो बिना सोचे समझे मेहनत करके फायदे की जगह भारी तबाही मचा सकता है। वो एक ऐसी मिसाइल है जिसमें गाइडेंस सिस्टम नहीं है। समझ गया। तो बाकी 2 श्रेणियां कौन सी थी? तीसरी थी मेहनती और स्मार्ट। मोल्टके ने कहा, ये बेहतरीन सैनिक बनेंगे, इन्हें मुश्किल से मुश्किल काम दो और ये उसे पूरा करेंगे। लेकिन जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी थी, वो थी स्मार्ट लेकिन आलसी। अच्छा। और मोल्टके ने कहा, इन्हें जनरल बनाओ। ये तो कमाल की बात है। मतलब सेना का सबसे बड़ा लीडर वो है जो काम से बचना चाहता है। ये कहानी तो पूरी मैनेजमेंट की किताबों के खिलाफ जाती है, जो कहती हैं कि लीडर को सबसे ज्यादा मेहनती होना चाहिए। यहीं पर सबसे गहरा सबक छिपा है। एक स्मार्ट और आलसी व्यक्ति किसी भी काम को करने का सबसे छोटा, सबसे आसान और सबसे असरदार रास्ता ढूंढेगा। हाँ बिल्कुल। वो 10 घंटे की मेहनत वाला काम 2 घंटे में करने का तरीका निकालेगा, क्योंकि वो फालतू मेहनत करना ही नहीं चाहता। उसका दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स और बेहतर सिस्टम बनाने में लगा रहता है। वो मेहनत से नहीं, दिमाग से जंग जीतता है। तो कॉर्पोरेट जगत के लिए इसका मतलब है कि सिर्फ आदेशों का पालन करने वाला मेहनती सैनिक नहीं, बल्कि रणनीति बनाने वाला स्मार्ट और आलसी जनरल बनना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके, जो सिस्टम के अंदर काम ना करे बल्कि सिस्टम को डिजाइन करे। बिल्कुल। सैनिक सिस्टम को चलाते हैं, जनरल सिस्टम को बनाते हैं और दिशा देते हैं। ठीक है। तो एक जनरल की तरह सोचना मतलब स्मार्ट तरीके से अपनी ऊर्जा लगाना, दिखावे को समझना, और रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने अगले कदम को छुपा के रखना। मुझे लगता है यहीं से हमारा तीसरा नियम जुड़ता है। हाँ, मैकियावेली का तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली नियम है, अपने इरादे छुपाओ, यानी हाइड योर इंटेंशंस। अपने बड़े प्लान किसी को तब तक मत बताओ जब तक वे लगभग पूरे ना हो जाएं। हम भारतीयों में तो ये आदत बहुत आम है। कोई भी नया आइडिया आता है, जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करूंगा या मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। हाँ, हम सबसे पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताते हैं। और जैसे ही आप ये घोषणा करते हैं, 2 मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं। पहली, आपको एक झूठी संतुष्टि मिल जाती है। सिर्फ बताने भर से आपको लगता है कि आधा काम तो कर ही लिया है। डोपामाइन रिलीज। हाँ, और आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। दूसरी और ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आप अपने आलोचकों और शुभ चिंतकों दोनों को अपनी जिंदगी में दखल देने का न्योता दे देते हैं। हाँ, फिर शुरू होता है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, या फलाने का लड़का 5 साल से कोशिश कर रहा है, उसका नहीं हुआ, या फिर हद से ज्यादा उम्मीदें। दोनों ही चीजें दबाव बनाती हैं। बिल्कुल। मैकियावेली कहते हैं कि रहस्य एक हथियार है। जब तक आप अपने इरादे जाहिर नहीं करते, आप
अप्रत्याशित रहते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता। सही बात है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो चुपचाप इंटरव्यू दो, ऑफर लेटर हाथ में लो और इस्तीफा देने वाले दिन ही दुनिया को पता चलना चाहिए। जो इंसान एक खुली किताब होता है, जिसका हर अगला कदम सबको पता होता है, वो सबसे आसान शिकार होता है। खुली किताब नहीं, बंद तिजोरी बनना चाहिए। ये बात तो बहुत गहरी है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने से बाहरी शोर कम हो जाता है और आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो अब तक हमने बात की है परसेप्शन की, स्मार्ट तरीके से काम करने की और अपने इरादे छुपाने की। इन सब के पीछे का मकसद है कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी जगह मजबूत करना। और यहीं पर चौथा और सबसे कड़वा नियम आता है। ये नियम कहता है, प्यार नहीं, निर्भरता बनाओ। डिपेंडेंस नॉट लव। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नुकसान न पहुंचाएं या आपको नजरअंदाज न करें, तो उन्हें सिर्फ आपसे प्यार या आपकी इज्जत करने वाला मत बनाओ, उन्हें खुद पर निर्भर बनाओ। क्योंकि प्यार, दोस्ती, वफादारी, ये सब भावनाएं हैं जो समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन जरूरत नहीं बदलती। कॉर्पोरेट दुनिया में वफादारी की कोई कीमत नहीं है। ये लाइन मैंने कई बार सुनी है। जिस दिन कोई व्यक्ति रिप्लेसेबल हो जाता है, यानी उसकी जगह कोई और ले सकता है, उस दिन उसकी सारी मेहनत, सारी वफादारी भुला दी जाती है। बिल्कुल। इसलिए सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, आपको खुद को अपरिहार्य यानी इररिप्लेसेबल बनाना होगा। हर ऑफिस में एक ऐसा कर्मचारी होता है जिसे मैनेजमेंट कभी निकालना नहीं चाहता, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, होता है। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी क्लाइंट सिर्फ उसी से बात करता है या कोई जरूरी सिस्टम सिर्फ उसी को चलाना आता है। उस इंसान ने खुद को सिस्टम का एक अहम हिस्सा बना लिया है। यही उसकी ताकत है, यही उसका लीवरेज है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई खुद को इररिप्लेसेबल बनाए कैसे? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? सबसे सीधा तरीका है, अपने बॉस की सबसे बड़ी समस्या को पहचानो। वो क्या चीज है जो उसे रात को सोने नहीं देती, और फिर उस समस्या का एकमात्र समाधान बन जाओ। जब आपका बॉस अपनी कामयाबी के लिए आप पर निर्भर हो जाएगा, तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। जरूरत, पसंद या तारीफ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बंधन है। तो आज की चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो हमने 4 बड़े नियमों पर बात की। पहला, सिर्फ काम मत करो, उसे दिखाओ भी। दूसरा, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करो, उसे सजा मत बनने दो। हर काम में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अपनी योजनाओं को तब तक राज रखो जब तक वो हकीकत ना बन जाए। और चौथा, लोगों से अच्छे रिश्ते जरूर बनाओ, लेकिन आखिर में अपनी ताकत निर्भरता से बनाओ, भावनाओं से नहीं। ये सारे नियम असल में एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको सिस्टम के अनकहे नियमों को समझना होगा और एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचना होगा, भावनाओं में बह कर नहीं। सही कहा। ये नियम आपको एक मशीन की तरह सोचने पर मजबूर करते हैं, ठंडे दिमाग से, सिर्फ रणनीति और नतीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये रास्ता शायद हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो इस पर चलना सीख गया, सिस्टम उसके लिए काम करता है, वो सिस्टम के लिए नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अभी तक हमने जो भी बात की, वो एक व्यक्ति के तौर पर सिस्टम में आगे बढ़ने की रणनीति है, लेकिन असली ताकत तो तब मिलती है जब कोई व्यक्ति खुद इतना जरूरी हो जाए कि पूरा सिस्टम उस पर टिकने लगे। ये सोचने वाली बात है कि उस स्तर तक कैसे पहुंचा जा सकता है जहां आप खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद खेल बन जाते हैं।